So hello everyone, welcome back to the channel. So I am here with the physics and chemistry complete video as per your syllabus up to class 10th. है ना, यही रिक्वायरमेंट है ना आपके एग्ज़ाम की. सो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. जैसे हम पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ेंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है. ओके सो हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से. सबसे पहले देखो, केमिस्ट्री में वो कॉमन नेम्स वाली चीज़ें होती हैं ना, कॉमन नेम्स, उसका केमिकल नेम, फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं और मैंने वही लिए हुए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो काफ़ी बार एग्जाम्स में भी रिपीट हुए हैं. तो देखो, एलएम को क्या बोलते हैं, पोटैश बोलते हैं, और उसका केमिकल फॉर्मूला देख लो आप. ठीक है. देन ब्लू विट्रोल को हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, एंड CaOCl2 उसको बोलते हैं. देन चौक को क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड केमिकल फॉर्मूला इज CaCO3, और सेम इसी तरह ही होता है हमारा मार्बल. देन बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है, बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3. ग्रीन विट्रोल एंड वाइट विट्रोल, ग्रीन विट्रोल इज आयरन सल्फेट एंड वाइट विट्रोल इज जिंक सल्फेट, एंड इसका केमिकल फॉर्मूला भी देख लेंगे आप. देन लाफिंग गैस को हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसको बोलते हैं N2O. POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. वाई हेमी, बिकॉज इसमें हाफ H2O होता है. ठीक है, CaSO4 पॉइंट हाफ H2O. देन जिप्सम को भी हम सेम चीज़ बोलते हैं, बट इसमें टू हाइड H2O होता है. ठीक है, 2H2O, दैट इज 2 वाटर होता है. देन हमारे पास एक चीज़ आती है क्रिस्टल. क्रिस्टल कैसी होती है, ब्लू कलर की होती है वो, और जब हम उसको हीट कर देते हैं ना तो वो पाउडर में कन्वर्ट होती है. ये प्लीज़ आप इसको समझ लेना. ठीक है, अगर हम उसको हीट कर देंगे तो वो पाउडर में कन्वर्ट होती है. और क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला CaSO4.5H2O. ठीक है, 5H2O. ये कन्फ्यूज़ नहीं होना. ठीक है, इसलिए मैंने एक तरफ अच्छे से लिख दिया हुआ है चीज़ों को. आप इसको हैंड रिटन नोट्स बनाओ या फिर डायरेक्ट वीडियो का स्क्रीनशॉट ही ले लो आप. ठीक है. देन एक हमारी होती है टीयर गैस. ये कैसी होती है, NH3. देन मार्श गैस, ये CH4, मीथेन. ठीक है. देन क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको CaO बोलते हैं. एंड वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट. देखो, वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट. एंड बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O. देन बेकिंग सोडा, देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3. अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल को बोलते हैं C2H5OH. और एक होता है हमारा हैवी वाटर, उसको हम D2O, ड्यूट्रियम ऑक्साइड कहते हैं. एंड शुगर का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11. यहीं पे मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करूँगी, दैट इज़ जो हमारा बेकिंग सोडा होता है ना, वो किस काम के लिए इस्तेमाल होता है. तो वो एंटासिड की तरह इस्तेमाल होता है, एंड सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस्तेमाल होता है. वॉशिंग सोडा कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, वॉशिंग सोडा हम यूज़ करते हैं पानी की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए. ठीक है, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर. देन इसको हम पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं एंड बोरैक्स में यूज़ करते हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरैक्स. देन ब्लीचिंग पाउडर को कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, वुड पल्प में यूज़ करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, एंड वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम किसको, ब्लीचिंग पाउडर को. अब यहाँ पे ज़रा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लो, वाटर. वाटर क्या होता है हमारा, जब इसका ना रेशो पूछ लेता है बाय वॉल्यूम एंड बाय मास. किसका वॉल्यूम और मास, वाटर में हमारे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो जो वाटर का वॉल्यूम अगर हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से नापें तो वो कितना होता है, 2:1. एंड मास के फॉर्म में देखेंगे तो 1:8. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें. नाउ नेक्स्ट इज़ हमारे कुछ फ्यूल्स होते हैं और उनका कंपोजिशन, मतलब ये फ्यूल्स किन चीज़ों से बने हैं. तो एक होता है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म होता है. और ये किन चीज़ों से बना है, तो ब्यूटेन से बना है. ब्यूटेन देखो, C2H2 होता है, एंड प्रोपेन C3H8 होता है. नहीं पूछा ना अगर कि LPG किससे बना होता है, तो आप बस इतना पूछ लेगा, ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला बताओ, तो C2H2 होता है. ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे आप. देन CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये होती है हमारी मीथेन से बनी होती है. ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4. एग शेल किससे बना होता है, और जो उसकी एग शेल की आउटर लेयरिंग होती है वो किससे होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3. नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं. देखो, मेटल्स जो होते हैं ना वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो सॉलिड और गैस दोनों में होते हैं. ठीक है, जो मेटल्स सॉलिड में होते हैं उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कि कुछ मेटल्स लिक्विड भी होते हैं. कौन सा है वो मेटल, मरकरी. ठीक है, मरकरी मेटल है बट वो लिक्विड होता है.
रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और हमारे जो नॉन मेटल्स हैं उसमें गैस और सॉलिड होता है, बट एक ऐसा मेटल है जो नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है। कौन सा है वो? ब्रोमीन है। देन हम अगर बात करें कि मेटल शाइनिंग होते हैं तो हाँ, ऑल मेटल्स आर शाइनी, बट नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होते हैं। सिर्फ ग्रेफाइट एंड आयोडीन एक ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि शाइनी होते हैं, ठीक है। देन क्या मेटल्स हार्ड होते हैं? येस, ऑल मेटल्स आर हार्ड, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस है सोडियम एंड पोटेशियम। ये मेटल्स हैं बट ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि यू कैन ईजिली कट देम विद द हेल्प ऑफ नाइफ, चाकू से आप इसको काट भी सकते हो। और नॉन मेटल्स की बात करें तो सारे मेटल्स जो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है इस पूरे अर्थ पे, ठीक है। मेलेबिलिटी की बात करते हैं। मेलेबिलिटी क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हो, एक पतली सी शीट में कन्वर्ट कर देते हो, तो मेटल्स को आप मेलेबिलिटी, मतलब मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबिलिटी होती है उनमें, उनको आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन नॉन मेटल्स को आप नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी वो होती है जब आप किसी मेटल या नॉन मेटल को, आप बेसिकली मेटल ही होते हैं जिनको आप वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो मेटल्स में फॉलो करती है, बट नॉन मेटल्स में नहीं होता है ऐसा, ठीक। ओके, नेक्स्ट इज हीट। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये दोनों गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है बट फिर भी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस जो है ना, इनको ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे। देन हमारे कैंडल्स में ना कुछ लेयर्स होती हैं, तो ये मैंने बना के रखा हुआ, जो एकदम बीच वाली लेयर होती है, एकदम स्मॉलेस्ट वाली जो ब्लैक कलर की होती है वो एकदम कोल्ड होती है। उसके नेक्स्ट वाली लेयर येलो कलर की होती है, वो हॉट होती है। एंड जो बाहर एकदम आउटर लेयर होती है वो ब्लू कलर की होती है और वो सबसे हॉटेस्ट होती है। नाउ नेक्स्ट इज़, ये मैंने एक चीज़ प्रिपेयर करके रखी हुई है। इसमें क्या होता है, जब आप किसी भी स्टेट से चेंज करते हो तो उसका नाम क्या होता है? जैसे कि अगर आप गैस को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। लिक्विड को गैसेस फॉर्म में चेंज करते हो उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। जब गैस को आप सॉलिड में चेंज करते हो, कन्वर्ट करते हो, तो उसको हम बोलते हैं डेपोजिशन। एंड सॉलिड टू गैस इज सब्लिमेशन। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल क्या है? हमारा कपूर वगैरह है ना, कैम्फर्स। देन लिक्विड को जब सॉलिड में कन्वर्ट करते हो उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। एंड सॉलिड को लिक्विड में, है ना, सॉलिड को लिक्विड से पानी को बर्फ़ को जो है वो जब आप पानी में कन्वर्ट करते हो उसको, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट इज़ रिएक्टिविटी सीरीज़। ये केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको हमें याद कैसे करना पड़ता है। देखो, हमारे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, उनमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा मेटल है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल है जो लीस्ट रिएक्टिव है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो जब आप एक सीरीज़ में याद करके रखोगे ना, कि ये मतलब सीरीज़ में याद कर लोगे, तो उस तरह से उसमें आपको क्वेश्चन को करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ में लगा दिया हुआ है सबसे ज़्यादा से कम, है ना, सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन उससे कम 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 ऐसे करके। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? तो स्टार्टिंग करते हैं हम पोटेशियम से। देन पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, देन कॉपर, मरकरी, देन Ag इज़ सिल्वर एंड Au इज़ गोल्ड, ठीक है। और इसको लर्न करने की एक ट्रिक है, दैट इज़ के से काली नाथ का माली, आलू ज़रा फीका पकाता है, कौन है आगे आओ। इस तरह से इसको याद किया जाता है। देन हमारे पास कुछ इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कौन से मेटल हैं जो वाटर में, कोल्ड वाटर में फ्लोट करते हैं। ठंडे पानी में कौन सा फ्लोट करता है, देन गर्म पानी में कौन सा फ्लोट करता है, स्ट्रीम में, एंड कौन सा नॉन रिएक्टिव होता है। तो मैंने वो भी लिख रखा हुआ है। तो जो हमारे कोल्ड वाटर में कौन से फ्लोट करते हैं, तो स्टार्टिंग के 3, ठीक है। एंड ये जो सोडियम एंड पोटेशियम है, ये हमारे कैरोसिन में भी हम इनको स्टोर करके रखते हैं। देन हमारा ये मैग्नीशियम जो है ये हॉट वाटर में फ्लोट करता है। स्ट्रीम में कौन करता है? एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। Fe इज़ आयरन, ओके। P इज़ लीड, हाइड्रोजन, कॉपर। ये सब देखो, ये लास्ट वाले जो है ये बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है, इसीलिए ये कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं किसी भी चीज़ से, चाहे वो नॉर्मल कंडीशन क्यों ना, जैसे कि एयर वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारे पास कि कौन सा
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है? तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? HNO3, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब ऐसे कौन से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो एसिड एंड बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं? तो वो कौन से हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। इनका केमिकल फॉर्मूला भी देख लेंगे आप, और इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी कहते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे मेटल्स होते हैं इनकी हम प्रोटेक्शन के लिए, मतलब ये कोरोडेड ना हो, है ना, इन पे जंग वगैरह ना लगे, इसीलिए हम इन पे कोटिंग करते हैं। तो कौन से मेटल पे कौन सी कोटिंग करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एनोडाइजिंग हम करते हैं एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम पे, देन क्रोम प्लेटिंग करते हैं हम क्रोमियम पे, एंड देन गैल्वेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसकी हम कोटिंग करते हैं जिंक की, किस पे? आयरन पे। आयरन पे हम जिंक की कोटिंग करते हैं सो दैट आयरन रस्ट ना लग जाए आयरन पे, ठीक है, और इसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब हमारे पास ना कुछ गैसेस हैं जो कि जिनको हम इनर गैसेस कहते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं। देन ये नॉन रिएक्टिव होती हैं और इनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, और ये मोनो एटॉमिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ये टर्म्स इनको याद रखेंगे आप। तो पहला क्या है हमारा? हीलियम। हीलियम जो है इनके हम यूजेस पे देख लेंगे कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पेपर में आते हैं। ठीक है, हीलियम किस में यूज़ करते हैं हम? बैलून्स में। बैलून में जो हवा होती है वो हीलियम होती है। देन नियॉन हम एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। आर्गन बल्ब वेल्डिंग एंड 3D पेंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरेसेंट लाइट्स जो होती है ना हमारी, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये इस्तेमाल होती हैं। देन जेरॉन फ्लैश में यूज़ होती हैं। देन रेडॉन किसके लिए इस्तेमाल होती है? तो हमारी जो कैंसर थेरेपी होती है एंड अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करने के लिए यही वो गैसेस हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। देन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? तो वो बनाता है सिल्वर सल्फाइड Ag2S। और ये क्या है? बेसिकली जब ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, तो वो कोटिंग क्यों होती है ब्लैक कलर की? जस्ट बिकॉज ऑफ सल्फर। जो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो एक कोटिंग बनाता है ग्रीन कलर की कोटिंग, और उसको हम कहते हैं कॉपर कार्बोनेट, दैट इज CuCO3। नाउ नेक्स्ट इंडिकेटर्स, हमारे पास कुछ पेपर्स वगैरह होते हैं जिसको हम एसिड एंड बेसिस में रिएक्ट करवाते हैं तो वो कलर चेंज करते हैं, तो ये कलर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे पास लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर के सबसे पहले ये देख लो आप कि लिटमस पेपर क्या है। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये पर्पल कलर का होता है, ये हमें लाइचेंस से मिलता है, और लाइचेंस क्या है? एक थैलोफाइट है। ठीक है, थैलोफाइट। देन लिटमस पेपर को अगर आप एसिड से रिएक्ट कराते हो तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, एंड बेस में कराते हो तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज, ये कौन से कलर का होता है? ये पेपर ऑरेंज कलर का ही होता है। जब इसको एसिड में रिएक्ट कराते हो तो वो रेड कलर में चेंज होता है, बेस में येलो कलर में हो जाता है। फिनोप्थेलिक जो होता है वो एसिड में कलरलेस हो जाता है एंड बेस में पिंक हो जाता है। ठीक है, टर्मरिक हल्दी एसिड से रिएक्ट कराओगे तो वो येलो हो जाएगी, एंड बेस से रिएक्ट कराओगे तो वो रेड हो जाएगी। यहीं पे मैंने एक चीज़ मेंशन कर दी है, जो हमारा वीनस होता है ना, वीनस प्लैनेट, वो उसके जो क्लाउड्स होते हैं ना वो वाइट एंड येलो कलर के होते हैं, या फिर उसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो कुछ इसी कलर का होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से येलोइश कलर में वो होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। नाउ नेक्स्ट इज सेपरेशंस। ये सेपरेशंस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किन किन चीज़ों को सेपरेट करते हैं वो ज़रा आप देख लो। ब्लड टेस्ट, यूरिन, बटर को मिल्क से सेपरेट करते हैं, एंड वॉशिंग मशीन में भी सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ होता है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी से हम किन चीज़ों को सेपरेट करते हैं? तो कलर ऑफ डाई। देन ड्रग्स को सेपरेट करते हैं ब्लड से, ये इंपॉर्टेंट है। देन सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन जब हम गैशियस चीज़ों को मतलब सॉलिड चीज़ों को गैशियस में कन्वर्ट करते हैं, तो वो है कैम्फर। देन अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, देन डिस्टिलेशन क्या होता है? जब आप ऑयल को वाटर से सेपरेट करते हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? जब आप एयर रिमूव करते हो किसी भी चीज़ से, तो उसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट इज ओर्स। ये ओर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम के ओर को हम कहते हैं बॉक्साइड, आयरन को मैग्नेटाइट, कॉपर इज मेलासाइट, जिंक इज कैलामाइन, मरकरी चिन्नाबार इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम डोलोमाइट एंड जिप्सम, सोडियम को हम बोरैक्स करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पिच, ब्लीच, यूरेनियम एंड लेड इज गलीना। देन हमारे पास कुछ मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, मिक्सचर्स को ये अच्छे से समझ लो, क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। देखो, एक होता है हमारा सस्पेंशन, उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं। एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है,
तो ये है क्या, वो ज़रा आप समझेंगे। हेट्रोजेनस मिक्सचर्स वो मिक्सचर होते हैं, इनको आप ना सिर्फ एक एग्जांपल दिमाग में रखो और उसी से चीज़ें रिलेट करके समझ लो। हेट्रोजेनस क्या होता है, जब आप पानी में मिट्टी मिलाते हो तो देखो कैसा होता है ना, मिट्टी मिल जाती है क्या पानी से, नहीं, मिट्टी नीचे बैठ जाती है। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर, जब चीज़ें अच्छे से नहीं मिलती हैं, और इसे ही हम सस्पेंशन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या होता है, अगर हम मतलब मान लो ये सोल्यूशन रखा हुआ है, ग्लास रखा है, उसके अंदर पानी एंड सैंड मिला के रखा है आपने, फिर उसके बाहर आप ना टॉर्च लेके उसको लाइट उस पर डाल रहे हो, तो क्या वो लाइट पास हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो यस, लाइट पास होगी, और इसमें जो लाइट जहाँ से जा रही होगी ना, वो पाथ भी इसका विजिबल रहेगा। सेम चीज़ अगर हम कोलाइडल सोल्यूशन के साथ देखें, तो कोलाइडल सोल्यूशन कैसा होता है, ये होमोजीनियस जैसा दिखता है, बट ये होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या बताया मैंने, जिसमें हम चीज़ों को मिक्स नहीं कर पाते हैं, अलग अलग रह पाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन होता है कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। तो एग्जाम्पल से आप समझें इसको, अगर आप वाटर में मिक्स करते हैं मिल्क को अगर आप वाटर मिक्स करते हो तो सोल्यूशन कैसा हो जाता है, वो कोलाइडल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें लाइट पास होती है और इसमें भी सेम पाथ विजिबल रहता है, क्योंकि ये भी किसी न एकदम से कैसा रहता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरह होता है। तो इसमें भी सेम चीज़ वही फॉलो होगी ना जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में होती है। देन होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मतलब एक, होमो मतलब एक, मतलब अगर आप किसी भी चीज़ में कोई चीज़ मिला दोगे तो वो एक बन जाएगी, मतलब उसमें वो चीज़ें मिल जाएंगी अच्छे से। तो जैसे एग्जांपल ले लो आप वाटर एंड सॉल्ट का, ठीक है, पानी में अगर आप नमक मिला दो या चीनी मिला दो तो मिल जाएगी ना अच्छे से। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में लाइट जो है वो पास नहीं होती है और पाथ जो होता है वो विजिबल रहता है। तो बस आप एग्जाम्पल याद रखेंगे तो ये जो नाम है सोल्यूशन के वो भी आपको याद रहेंगे। देन हमारे पास ना एक इंपॉर्टेंट सा नाम आता है, दैट इज सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, उसे हम क्या कहते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। अच्छा, अब ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट जो चीज़ आप सोल्यूशन में मिला रहे होते हो, ठीक है, जैसे अगर अब पानी है, पानी में आप चीनी मिला रहे हो तो वो चीनी क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। एंड सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें आप मिला रहे हो, मतलब चीनी को किसमें मिला रहे थे आप, वाटर में मिला रहे थे ना सोल्यूशन बनाने के लिए, तो पानी क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे कुछ केमिस्ट्री के महारथी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, एक हमारा पेरियोडिक टेबल था ना, वो उसको किसने डिस्कवर किया था, तो डेमिट्री मेंडलीव्स ने उसको डिस्कवर किया था। एंड इसमें पेरियोडिक टेबल में हमारे कुछ ग्रुप्स होते हैं एंड कुछ पीरियड्स होते हैं। तो ग्रुप्स कितने होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। वो कैसे होते हैं, वर्टिकल लाइन्स, ठीक है। वर्टिकल लाइंस कैसी होती है, खड़ी खड़ी लाइंस जो होती हैं उसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइंस। तो वो 18 होती हैं। एंड पीरियड्स कितने होते हैं, पीरियड 7 होते हैं, एंड वो हॉरिजॉन्टल से डिनोट करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम पीरियड्स लाइन कहते हैं। देन ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को। तो इसका एक ना शॉर्ट ट्रिक है, दैट इज़ ईट पर नाच। ई इज़ इलेक्ट्रॉन, टी इज़ थॉमसन, देखो जे थॉमसन। देन पर इज़, पी इज़ प्रोटॉन, आर इज़ रुदरफोर्ड, ई रुदरफोर्ड। इन्होंने ना गोल्ड फॉइल के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। देन नाच इज़, एन इज़ न्यूट्रॉन, एंड सी एच इज़ शैडविक, जे शैडविक। तो ये अच्छे से याद कर लेना इसको, ये पूछा जाता है किसने क्या डिस्कवर किया है। देन हमारे पास ना ये शेल होता है। तो इस शेल में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट शेल होता है वो क्या होता है, वो के होता है। देन एल एम एन, ऐसे इंक्रीजिंग वे में के एल एम एन, ठीक है। एंड देन फर्स्ट वाले में कितने एटम्स आप डाल सकते हो, मॉलिक्यूल्स बेसिकली कितने डाल सकते हो आप, 2, देन 8, देन 18 एंड 32। इस तरह से आप याद रखो इसको। देन हमारे पास ना कुछ सिम्बल्स होते हैं एलिमेंट्स के। तो जो हमारा सिंबल होता है एलिमेंट का, उसके ऊपर हम क्या मेंशन करते हैं, उसका मास नंबर मेंशन करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 होता है। एंड नीचे जो 7 लिख रखा है ये क्या है, एटॉमिक नंबर। देन आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं जो सेम एटॉमिक नंबर होता है जिनका, बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, दैट इज क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है एंड एटॉमिक मास होता है वो सेम होता है बट मास इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो उसका रेशो याद रखो आप, 3:1 के रेशो में ये होता है। देन आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनका सेम एटॉमिक मास होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पीएच के ऊपर। पीएच क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, इंपॉर्टेंट है। इसको किसने फॉर्म किया था, मतलब किसने डिस्कवर किया था, तो सोरेनसन ने इसको डिस्कवर किया था। यहाँ पे ना मैंने टेबल बना रखा हुआ है, ठीक है। हमारे जो पीएच होते हैं वो 1 से लेके 14 तक होता है, ठीक है। और जो बीच वाला होता है 1 से 14 के बीच में कौन सा होता है, 7 होता है ना। तो 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ना ही वो बेसिक होता है ना ही वो एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, जैसे कि हमारा वाटर, ठीक है।
7 से जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो चीज़ें बेसिक होती जाएंगी, मतलब 7 to 14 जो होती हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं। देन 7 से 1 मतलब 1 to 7, जो 7 के अगर पहले जाओगे तो आपको चीज़ें एसिडिक मिलेंगी, ठीक है, वो एसिडिक इन नेचर्स होती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है दैट इज़ 8, जिसका pH 8 होता है, एग का 8 होता है, बेकिंग सोडा का 9 होता है, सोप का 10 होता है, एमोनियम सल्फाइड फेट का 11 होता है, ब्लीच का 12 होता है, 13 एंड 14 इज जो कंसनट्रेशन है वो एल्कलाइन होता है, ठीक है। मिल्क का कितना होता है, 6 होता है, 5 ब्लैक कॉफ़ी का जो पीएच होता है वो 5 होता है, मतलब देखो एसिडिक जा रहा है ना ये पूरे, 6 देखो कम एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है। देन टोमेटो जूस का 4 होता है, एप्पल का 3, लेमन जूस 2 एंड गैस्ट्रिक एसिड जो होता है वो 1 होता है उसका। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने पीएच लिख रखे हैं, जैसे हमारे ब्लड का 7.4 होता है, बाइल जूस का 8+ होता है, मतलब 8+ मतलब क्या है, बेसिक है, ठीक है। सलाइवा कैसा होता है, 6.8, देखो हमारा एसिडिक होता है ना सलाइवा। देन टूथ, अच्छा सलाइवा से याद किया आपने कुछ जो मैंने बायोलॉजी में पढ़ाया था, सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारे डाइजेशन का वो कहाँ से शुरू होता है, हमारे सलाइवा से शुरू होता है ना। टूथ इज़ 5.5, अगर 5.5 से कम हो जाता है ना तो हमारी टूथ डेके, जो दांत में सड़न वगैरह आ जाती है ना, वो 5.5 से लेस होने की वजह से होती है। देन पेनक्रेटिक जूस इज़ 8.5। अच्छा एसिड रेन का कितना होता है आप बताएंगे मुझे, आप नाउ नेक्स्ट इज़ एलॉयज़। एलॉयज़ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हुए हैं, आप इनका जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने नोट्स में लिख लो। ये वाले जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या, इन्हीं में से आने हैं, जो आने हैं ना इन्हीं में से आएंगे, आई एम डैम श्योर, ठीक है। तो आप बस इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और इसमें से भी देखो ये ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट्स बना लो इसके। अब गाइज़ ये हमारे कुछ एसिड्स होते हैं, ठीक है, और ये इनके सोर्सेज हैं। तो जैसे सिट्रिक एसिड किस में होता है, लेमन, ऑरेंज एंड ग्रेप्स में। मैलाइक एसिड अनराइप एप्पल्स में। टार्टरिक एसिड टर्मरिन में होता है। एसिटिक एसिड विनेगर, बहुत इंपॉर्टेंट। लैक्टिक एसिड मिल्क। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में होता है ना, याद किया है ना, वो जो हमने बायोलॉजी में पढ़ा था, स्टार्टिंग में ही पढ़ा है इसको। देन ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज़ में होता है। सो गाइज़ ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे केमिस्ट्री के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं हमारे फिजिक्स का। तो फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक हमारा साउंड है। साउंड क्या है, यहाँ पे ना मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पहले एक्सप्लेन किया है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। ऑडिबल साउंड की रेंज कितनी होती है, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। अगर ये 20 हर्ट्स से कम हो जाती है तो उसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक, एंड अगर 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम कहेंगे अल्ट्रासोनिक। ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, परपेंडिकुलर, ओके। देन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स पैरेलल होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। अब एक नेक्स्ट है इको। एको क्या होता है, एको इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। जब साउंड आपके पास वापस से आती है, आप ही की साउंड आपके पास वापस आती है, इसे हम कहते हैं एको। एंड रिवर्बरेशन क्या होता है, रिवर्बरेशन मतलब जब आपकी साउंड आपके पास 2 से 3 बार आ जाती है, उसे हम कहते हैं रिवर्बरेशन। तो एको एंड रिवर्बरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। देन सोनार क्या होता है, सोनार का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये बेसिकली हम जब सी के डेप्थ को मेजर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और सी में मतलब नदी, जो समुद्र वगैरह है उसके अंडर अगर कोई माउंटेन है या हिल्स वगैरह हैं या फिर कोई सबमरीन वगैरह है तो उसकी हम डेप्थ को नापने के लिए हम सोनार को इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लाइट। जो स्पीड ऑफ लाइट है इसको किसने मेजर किया था, सबसे पहले रॉयमर ने मेजर किया था। जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा कुछ ना हमारे पास होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड देन होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या है पहले इसको समझ लो, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कौन सा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ल्यूमिनस क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है, वो किसी और से लाइट या रिफ्लेक्शन नहीं लेते हैं, उनकी खुद की ओन लाइट होती है, जैसे कि सन। एंड नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो किसी और की लाइट को लेते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि मून है ना। और यहाँ पे ल्यूमिनस में स्टार्स भी होते हैं ना, स्टार्स की भी अपनी खुद की लाइट होती है। नॉन ल्यूमिनस में हमारे मून होते हैं, मून की कोई लाइट नहीं होती, वो रिफ्लेक्शन होता है सन की लाइट का।
देन जो हमारी सनलाइट होती है वो अर्थ तक कितने टाइम में पहुंच जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, 8 मिनट 19 सेकेंड्स, ठीक है, 8 मिनट 19 सेकेंड्स में। अगर पूरा क्वेश्चन आता है पूरे सेकेंड्स में बताने का तो बस कन्वर्ट कर लेना इसको, ठीक है। देन मून लाइट अर्थ तक कितने टाइम में पहुंच जाती है, 1.28 सेकेंड्स में, ठीक है। 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर होता है डिस्टेंस फ्रॉम स्टार टू द सन, ये होता है 1 लाइट ईयर। देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, पूरा एक टॉपिक भी है पूरा 9th क्लास की साइंस में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ना लॉज होते हैं, कुछ 2 लॉ हैं हमारे पास, दैट इज़ इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे जो होती है ना, ये सारी सेम प्लेन पे लाई करती हैं। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में भी बनाया हुआ है, देखो सारी रेज जो हैं एक ही प्लेन पे एक ही पॉइंट पे आती हैं, ठीक है। देन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला लॉ। देन इमेज जो फॉर्म होती है पॉलिश्ड सरफेस पे उसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और अगर खुदरी सरफेस पे फॉर्म हुई इमेज तो मतलब रफ सरफेस पे तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो एक मैंने प्रिज्म बनाया हुआ है जिसमें जब वाइट लाइट उसमें से निकलती है तो जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वो कुछ बैंड्स ऑफ कलर के साथ रिफ्लेक्ट होता है, तो वो बैंड ऑफ कलर को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और वो जो कलर्स आते हैं बाहर जैसे विबग्योर है ना, रेनबो कलर्स होते हैं ना ये विबग्योर, तो इसे हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट को समझ लेंगे आप। देन लीस्ट बेंड कौन सी होती है इनमें से, जो सबसे ऊपर होती है वो लीस्ट बेंड होती है रेड, एंड मोस्ट बेंड कौन सी होती है जो सबसे नीचे होती है, दैट इज़ वायलेट। यहाँ पे अब नेक्स्ट इज कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर का नेचर कैसा होता है, वो कन्वर्जिंग होता है, और कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है, उल्टा होता है ना। एंड कनकेव मिरर से बनी हुई इमेज जो होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ लेता है कनकेव मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है। एंड देन कॉन्वेक्स मिरर कैसी फॉर्म करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फोकल लेंथ में इनकी फोकल लेंथ कैसी होती है कनकेव मिरर की, तो पॉजिटिव होती है, एंड फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो जो हमारी शेविंग मिरर होता है जिसमें हम शेव करते हैं, मतलब आप लोग शेव करते हो है ना बॉयज़, एंड हेडलाइट ऑफ द जो हमारी व्हीकल्स होती हैं उन सब में क्या होता है, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर का एग्जांपल मत याद रखो, सिर्फ आप कॉन्वेक्स का याद रखो, क्योंकि कन्वेक्स ही है जो बहुत ज़्यादा रेयर है। जैसे कि हमारा जो रेयर व्यू इमेज दिखाता है ना हमारा जो मिरर, जैसे हमारी जो स्कूटी होती है या फिर बाईसाइकिल होता है उसमें जो मिरर लगा होता है ना हैंडल के पास, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसमें क्या होता है, डिस्टेंस की चीज़ें जो होती हैं वो स्मॉल दिखती हैं एंड इरेक्ट दिखती है ना, करेक्टली दिखती हैं एकदम से कि कितने मेजर पे कितने डिस्टेंस पे हैं। तो इतना यही याद रखो आप बस कॉन्वेक्स मिरर का, बाकी तो सारी जितने होते हैं वो सब कनकेव मिरर ही होते हैं। देन कनकेव लेंस क्या होता है एंड कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, तो देखो जितना मैंने आपको कनकेव मिरर के बारे में बताया ना वो कॉन्केव लेंस के टर्म्स में उल्टा होता है। जैसे मैंने क्या बताया, कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, तो कनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग हो जाएगा, तो पूरी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉलो करती है कॉन्वेक्स लेंस में भी, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में जो कनकेव कॉन्वेक्स मिरर की बात की जो मैंने, उसमें चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। ना अब हम बात कर लेते हैं कुछ फिनोमिनास की जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। जैसे कि हमारा जो ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स होता है वो क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन। देन ओवल शेप ऑफ द सन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये क्यों होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। मतलब सारी जो उबड़ी खुबड़ी चीज़ें हैं ना वो सब रिफ्रैक्शन की वजह से होती हैं। रिवर शैलो क्यों दिखती है, कॉइन्स अपीयर क्यों लगता है जब आप उसको पानी में डाल देते हो, पेंसिल ब्रोकन क्यों लगती है जब आप उसको पानी में डालते हो, है ना। आधे पानी मतलब आधे ग्लास में अगर पानी है उसमें अगर पेंसिल को डाल दोगे तो टूटी हुई दिखती है, तो क्यों दिखती है, रिफ्रैक्शन की वजह से दिखती है। सन अबव द हॉरिजन दिखता है, फिर हमारा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, तो ये जो रिफ्रैक्शन होता है ये होता क्यों है, ये क्या है बेसिकली, रिफ्रैक्शन हैपन्स ड्यू टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन रिफ्रैक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द मीडियम, ठीक है। मिरर का क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन वी यू,
ठीक है। 1/v प्लस 1/u। v क्या है, इमेज के लिए इस्तेमाल होता है, u हमारा ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, एंड u जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। अगर आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो उसमें वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल पाओगे। तो जो हमारा डायमंड होता है, मिराज एंड ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, इन सब में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, पूछा जाता है कि इनमें से किस किस चीज़ में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो ऐसा क्यों होता है बेसिकली, क्योंकि जो लाइट होती है वो डेंसर से रेयर मीडियम मूव करती है, और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो मोर होता है क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, देन हम बात करते हैं आइज़ की। यहाँ पे मैंने ना ये डायग्राम बना के रखा हुआ है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। देखो, सबसे पहले हमारी आँखों में जो आइज़ जो लाइट एंटर करती है वो किसके थ्रू एंटर करती है, तो कॉर्निया के थ्रू करती है। और ये कॉर्निया जो होता है ये किससे बना होता है, तो प्रोटीन्स एंड सेल से बना होता है। और जब आप आइज़ को डोनेट करते हो तो बेसिकली कौन सा पार्ट है जिसको आप डोनेट करते हो, तो वो कॉर्निया है जिसको आप डोनेट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट, जो हमारा प्यूपिल होता है ये ब्लैक इन कलर होता है ना, मतलब किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है। और इस प्यूपिल का जो साइज़ है वो कौन कंट्रोल करता है, तो आइरिस कंट्रोल करती हैं। जो सीलियरी मसल्स होते हैं हमारी आइज़ में, ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं हमारे लेंस के कर्वेचर को। ठीक है, हम देखते हैं ना, कोई चीज़ हमें दूर देखनी होती है या कोई चीज़ हमें पास देखनी होती है, तो ये जो एडजस्टमेंट है वो कौन करते हैं, हमारे सीलियरी मसल्स करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो आइज़ होती है उनकी कुछ डिसीज़ेज़ होती हैं, जैसे कि नॉट डिसीज़ेज़ मतलब ऐसे हमारे मायोपिया होता है एंड देन हाइपर मायोपिया होता है। तो मायोपिया क्या होता है, जब आप नियर की चीज़ अच्छे से देख पाते हो। ठीक है, एंड हाइपर मायोपिया क्या होता है, जब दूर की चीज़ अच्छे से देख पाते हो। इसका देखो कितना आराम से याद कर सकते हो, हाइपर मायोपिया देखिए स्पेलिंग कितनी बड़ी है ना, तो जितनी दूर जितना बड़ा, हाँ, दूर तक देख पाओगे वो है हमारा हाइपर मायोपिया, लेकिन पास की चीज़ें नहीं दिखती यहाँ पे अच्छे से। तो देखो, मायोपिया को करेक्ट करने का क्या है, आपको कनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। एंड इसमें क्या होता है, हमारी जो इमेज होती है वो रेटिना के आगे बन जाती है, रेटिना के फ्रंट में बनती है, तो हमें इसको हम कहते हैं मायोपिया। एंड अगर रेटिना के पीछे बनती है तो उसे हम कहते हैं हाइपर मायोपिया। और इसका जो करेक्टिव मेजर है वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। हाइपर मायोपिया के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हमारे ये वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी की। ये वेव लेंथ जो है ना, जो मैंने जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, इसी ऑर्डर में होता है, और जितना ज़्यादा वेव लेंथ होता है उतना कम फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे कि अगर रेडियो वेव सबसे ज़्यादा वेव लेंथ है इसका, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेव लेंथ के एकदम से इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। तो पहले देखो ऑर्डर देख लो आप, रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स, देन इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे एंड गामा रेज। सो गाइस, ये हमारे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं एंड उनके यूनिट्स हैं। तो लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर्स, ये हम सबको पता है। मास का भी पता है, टाइम का पता है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर, उसका सिंबल ए होता है। टेम्परेचर का केल्विन के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मोल। ठीक है, और वो MOL से डिनोट किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ वेव लेंथ। तो वेव लेंथ का क्या होता है, दैट इज़ लैम्डा। ठीक है, सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक की। इसमें एक ओम्स लॉ होता है जो रेजिस्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये लॉ। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो वॉट होता है, सॉरी वोल्टेज V, वोल्टेज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है करंट के। और जो ये वोल्टेज होता है वो इक्वल होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस के। ठीक है, IR, V इज इक्वल्स टू IR। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्योंकि मेन से ना थोड़ा हाई लेवल हो सकता है। देन नॉन ओमिक क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर नेचर का होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है रो लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ रेजिस्टिविटी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इसकी कैपेसिटी कंडक्टर में सबसे कम होती है, देन उससे ज़्यादा किस में होती है, एलॉय में, एंड सबसे ज़्यादा किस में होती है, इंसुलेटर में। क्योंकि इंसुलेटर है ही क्या, इंसुलेटर यही होता है जो करंट के फ्लो को स्टॉप करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ फ्यूज़। फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़
में लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये कंडक्टर की तरह यूज़ किया जाता है। एंड टंगस्टन में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये फिलामेंट में यूज़ किया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज भी करता है कभी कभी पेपर में, ठीक है। रेड वायर्स होती है ना, हमारी कुछ वायर्स होती हैं, तो उसमें रेड वायर क्या रिप्रेजेंट करती है, लाइव वायर। देन ग्रीन वायर जो होती है वो ग्राउंड वायर को रिप्रेजेंट करती है, ब्लैक वायर जो होती है वो न्यूट्रल वायर होती है। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख रखे हैं, जैसे कि पावर हो गया, वॉट, करेंट, चार्ज। देन हमारी पावर्स के रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा ही तीन तीन चार चार लिख रखे हुए हैं मैंने, तो ये बेसिकली डेरिवेशन से इन फार्मूलाज को लाया गया हुआ है, तो मैंने एग्जैक्टली एक ही चीज़ अच्छे से लिख दी हुई है। देन हीट किसके इक्वल होती है, पावर इंटू टाइम की इक्वल होती है। देन यहाँ पे फोर्स का भी फॉर्मूला मैंने लिख रखा हुआ है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, फोर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये इसका आप एक बार नोट लिख लेना, ठीक है, नोट बना लेना। देन हमारे पास होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके रिगार्डिंग है, ये है रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड्स के। एंड इसमें ना हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल्स में इसमें थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर का इस्तेमाल होता है। तो थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। इंडेक्स फिंगर जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। एंड मिडल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है, तो करंट के फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। एक होता है हमारा फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन इंडक्शन के रिगार्डिंग है। एंड कॉलम्स लॉ जो होता है ये फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस के रिगार्डिंग है। नाउ गाइस, अब हमने सब चीज़ें कंप्लीट कर रखी हुई हैं, मतलब फिज़िक्स कंप्लीट कर ली, केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली। अब बचा है हमारा सिर्फ और सिर्फ मिसलेनियस कैटेगरी, और इसको आप कंप्लीट कर लो बस, यू विल बी ऑल गुड टू गो फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। साइंस की रिगार्डिंग बात कर रही हूँ मैं। तो फर्स्ट इज़ जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, उसमें 3 लॉ हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब जब तक किसी स्टॉप बॉडी को आप एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो बॉडी मूव नहीं करेगी। दिस इज़ सेट इन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ में क्या बात की गई हुई है वो नहीं याद करना है आपको, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि F इज़ इक्वल्स टू ma होता है। थर्ड लॉ में क्या होता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ये समझो कि अगर कोई बोट है, उस पे से आप उतर रहे हो, तो बोट क्या करती है, वो पीछे हो जाती है और आप आगे कूदते हो, है ना। तो ये यहाँ पे आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉलो होता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो न्यूटन का लॉ है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन किस लॉ में की गई हुई है, तो वो फर्स्ट लॉ में की गई हुई है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क कितना होता है, जूल होता है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज़ ऑल्सो जूल, एंड हीट की भी जूल ही होती है। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वाट के इक्वल होता है। 1 किलो वाट आवर किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ग्रेविटेशन की बात करें तो जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 Nm²/kg का स्क्वायर, ठीक है। जो हमारा ग्रेविटेशन होता है वो मैक्सिमम होता है पोल्स पे एंड मिनिमम होता है इक्वेटर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ग्रेविटेशन ऑफ मून है वो किसके इक्वल होता है, 1/6 ऑफ ग्रेविटेशन ऑन अर्थ, ठीक है। जो हमारा रबर होता है वो कम इलास्टिक होता है देन स्टील, मतलब स्टील जो है वो रबर से भी ज़्यादा इलास्टिक होती है। ये जो रबर होता है इसको जो इलास्टिसिटी या इसको स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, वॉल्केनाइजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये टर्म्स हैं, इनको आप बस एक मतलब रीड करो, ठीक है, ये आपके स्टैटिक जीके का पार्ट है ये सब। देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इससे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप किससे नापते हो, आप बैरोमीटर से इसको मेजर करते हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपको बैरोमीटर होता है ना, उसमें अगर बैरोमीटर में सडन फॉल हो गया, मतलब बैरोमीटर ने एकदम से फॉल हो गया, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टॉर्म आने वाला है। एंड अगर स्लो फॉल हो रहा है तो इसका मतलब रेन आने वाली है। एंड अगर धीरे धीरे वो बैरोमीटर राइज हो रहा है तो इसका मतलब वेदर जो है वो क्लियर होने वाला है, ठीक है, क्लियर वेदर को रिप्रेजेंट करता है। सरफेस टेंशन क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन आपकी जो
रेन ड्रॉप्स होती है वो स्पेरिकल शेप की दिखती है। हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर किसके इक्वल होता है, 4 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी वाटर के बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन बॉम्ब एंड एटम बॉम्ब, देखो हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड ये जो फ्यूजन होता है ये सोलर एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। एटॉमिक बॉम्ब, इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर फिजन होता है, FISSION फिजन, ठीक है। और ये जो एटम बॉम्ब है आपको याद आना चाहिए, एटम बॉम्ब को किसने इन्वेंट किया था, तो ओटो हान ने इन्वेंट किया था। एंड 6 अगस्त 1945 को कोई एक दुर्घटना हुई थी, आपको याद है ना, कौन सी हुई थी, हिरोशिमा जापान में और नागासाकी में सेकेंड एटम बॉम्ब गिराया गया हुआ था, है ना। हिरोशिमा जापान में जो गिराया गया था उसका नाम है लिटिल बॉय एंड नागासाकी वाले का नाम है फैट मैन। जो हमारे एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं ना जो बेबी बर्थ देते हैं, है ना, तो उनको क्या कहते हैं, उन टाइप ऑफ एनिमल्स को हम कहते हैं विविपोरस। और जो एग ले करते हैं उन्हें हम कहते हैं ओविपोरस एनिमल्स। एक ना भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, वो कब हुई थी, 1984 में। तो वो उसमें जो गैस लीक हुई थी, वो गैस का नाम क्या है, वो बहुत बार पूछता है एग्जाम में, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा कन्वर्जन वाली चीज़ पढ़ लो। जो हमारा केल्विन है, अगर आप उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करते हो तो वो कैसे कन्वर्ट करते हो, तो K = C प्लस 273.15। एंड देन जब सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हो तो आप क्या करते हो, उसको 9/5 सेल्सियस प्लस 32 प्लस करते हो उसमें, ठीक है। देन डेसिबल क्या है, डेसिबल एक मेजरिंग यूनिट है किसकी, साउंड की। गाइज आपने देखा होगा कुछ हमारे ऐसे भी यूटेंसिल्स होते हैं जो नॉन स्टिकी होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें टेफ्लॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और मेटल जो होते हैं, कौन सा मेटल है जो बैटरीज में स्टोर होता है, तो वो है लीड। देन विटामिन जो हॉर्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं विटामिन डी। हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सलाइन सॉइल में उगते हैं, सलाइन मतलब क्या होता है, जो सॉल्टी होते हैं, ठीक है। तो सॉल्टी सॉइल में कौन से वो प्लांट उगते हैं, तो वो होते हैं हेलोगाइट्स, ठीक है, हेलोगाइट्स। देन सीटी स्कैन किसके थ्रू होता है, एक्सरे की हेल्प से होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कब मतलब समझ नहीं आता क्या है ये, इसका आंसर क्या है, सीटी स्कैन हम एक्सरे की हेल्प से करते हैं। जो एलम होता है ना, फिटकरी, उससे आप प्यूरिफाई करते हो मडी वाटर को, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम कोएगुलेशन। हमारे पास एक ना यहाँ पे ये नॉर्मल से मैंने मतलब मेंशन कर रखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ येलो केक। येलो केक को आप क्या कहते हो, यूरेनियम ऑक्साइड कहते हो। फूल्स गोल्ड, ये किसे कहते हो आप, पाइराइट को कहते हो। ब्राउन कोल किसको कहते हैं, बिटूमेन को कहते हो, ये कोल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। देन आर्टिफिशियल रेन, ये किससे बना होता है, ये सिल्वर आयोडाइड से बना होता है। क्या है ये जब आप क्लाउड की सीडिंग करते हो ना, उसके लिए इस्तेमाल होती है चीज़ें, ठीक है। देन मेजर कंपाउंड ऑफ हनी, हनी में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाई जाती है, तो वो है फ्रुक्टोज। देन आप फूड को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, ताकि वो सड़े वड़े ना, है ना, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, सोडियम बेंजोएट। देन हमारे पास ना कुछ ऐसे गैसेस होती हैं जिनको आप इलेक्ट्रिक के लिए इस्तेमाल करते हो, जो आपकी बल्ब होती है ना उसकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप इस्तेमाल करते हो, तो कौन सी हैं वो गैसेस, नाइट्रोजन एंड आर्गन। ये क्या करती हैं, ये गैसेस उस लाइट के लाइफ टाइम को इंक्रीज़ कर देती हैं। लाइट में हमारे प्रेजेंट होता है फिलामेंट, तो फिलामेंट की लाइफ को इंक्रीज़ करती हैं ये नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस। देन हमारी साउंड वेव्स होती हैं, उनको आप मेजर कैसे करते हो साउंड वेव को, तो ऑसिलोस्कोप के थ्रू मेजर करते हो। हमारे पास जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है वो किससे बना होता है, ल्यूसाइड से बना होता है। शुगर इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर, ये बताने की ज़रूरत थी क्या, अच्छा हो सकता है डाउट आ जाए आपको कि नमक ज़्यादा सॉल्युबल है कि शुगर, तो शुगर ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ व्हाट, तो ये होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो गाइज लास्ट इज इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स में ये कुछ मैंने स्पेसिफिक मेंशन किए हैं जो कि साइंस के रिगार्डिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सिस्मोग्राफ क्या होता है, ये आपका अर्थक्वेक के लिए इस्तेमाल होता है, अर्थक्वेक के मेजर के लिए। एनीमोमीटर आपके विंड के लिए इस्तेमाल होता है। हिग्रोमीटर, देखो हिग्रो से आपको लग रहा है ना ये ह्यूमिडिटी टाइप ऑफ कुछ चीज़ है, तो ह्यूमिडिटी मेजर करता है। कैलोरीमीटर ये आपका हीट के लिए इस्तेमाल होता है।
इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो इलेक्ट्रो इज इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए इस्तेमाल होता है ये। एलिप्सोमीटर ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। देन गैल्वेनोमीटर, देखो गैल्वेनोमीटर भी इलेक्ट्रिक करंट के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप, इलेक्ट्रोमीटर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड गैल्वेनोमीटर जो होता है ना वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए इस्तेमाल होता है। और ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये ना एकदम स्मॉल से स्मॉल यूनिट ऑफ करंट को भी आपको इंडिकेट कर देता है। अगर किसी भी चीज़ में कम से मतलब 0.1 करंट भी है तो वो आपको इंडिकेट कर देता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नैनोमीटर क्या होता है? नैनो इज स्मॉल, तो स्मॉल गैस का प्रेशर भी ये आपको मेजर कराता है। देन फैथो मतलब फैथो इज डेप्थ, ठीक है, डेप्थ ऑफ सी फैथोमीटर से मेजर करते हो आप। देन लैक्टोमीटर इज प्योरिटी ऑफ मिल्क। सो गाइज नेक्स्ट इज़ ग्रीन हाउस गैसेस, और ये गैसेस आज आप समझ लो अच्छे से, कभी नहीं भूलोगे इसको। देखो हमारी सन की रेज़ हमारी अर्थ पे आती हैं, राइट, आती हैं तो वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती हैं, लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जो सन की रेज़ को रिफ्लेक्ट नहीं होने देती हैं, ये एक लेयर बना देती हैं हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ सनलाइट जो है वो अर्थ पे आती तो है लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। कारण क्या होता है, मतलब फिर इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि हमारे अर्थ पे हीट जो है वो बढ़ जाएगी। देखो कितना ज़्यादा खतरा है कि नहीं है। तो ये गंदी वाली गैसेस कौन कौन सी होती हैं? ये होती है हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, देन नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज़ N2O, देन मीथेन होती है CH4, एंड देन ओजोन O3, एंड एक और गैस है जिसको शायद आप इनडायरेक्टली जानते होंगे, डायरेक्टली नहीं, तो वो कौन सी है? CFCs दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये कहाँ से निकलती हैं? जितने भी हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, AC होते हैं, इनमें जो गैसेस होती हैं ना, जो गैसेस निकलती हैं वो गैसेस होती हैं CFCs, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। सो गाइज़ इसी के साथ हमने ये वीडियो को ख़त्म कर दिया है। फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया हुआ है। इसी को बस आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करो, नोट्स बनाओ, ठीक है, बस इतना ही इनफ है। सो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ दिल से लाइक करना, शेयर करना, ओके। देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।